वरुण चरणन किरणं विमलयरणेमि चन्दं त्रिवर्णचन्दं नमस्सामि। नमस्ते वंदन। यहाँ पर अलौकिक मान के भेद बताए थे, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्यमान के कितने भेद बताए? कर कहा था, सब पढ़ाई करके आना। हाँ, द्रव्यमान के संख्या मान और उपमा मान दो भेद किए। संख्या मान के कितने भेद किए? कौन से? असंख्यात और अनंत। संख्यात असंख्यात और अनंत के कितने भेद किए? संख्या असंख्यात के 3 और अनंत के 3, असंख्यात के 1। असंख्यात के कौन कौन से किए? पर्यता संख्या, युक्ता संख्या और संख्याता संख्या। और अनंत के अनंत, युक्तानंत और अनंतानंत, ऐसे 3। मतलब कितने हुए कुल? 7। और 7 के प्रत्येक के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, ऐसे 3 भेद के। तो 21 प्रकार की संख्या हुई। मतलब पूरे 2 से लेकर के केवल ज्ञान का विभाग प्रतिच्छेद तक जो भी संख्या केवल ज्ञान में जो झलकी है, वो सब संख्याएं एक से एक बढ़ती हुई ऐसे यहाँ पर बताएंगे। तो वहाँ पर संख्या समझने के लिए पहले क्या किया? यहाँ पर 4 कुंड बनाए। 4 कुंडों का नाम क्या है? कुंड, महाशलाका कुंड। अनवस्था कुंड को अनवस्था कुंड क्यों कहा? उसका प्रमाण अवस्थित नहीं है, इसलिए उसको अनवस्था कहा। और अनवस्था कुंड कितने बार भरेगी? उसकी जो शलाका है वह शलाका कुंड है। और शलाका कुंड कितने बार भरेगा? उसके लिए प्रतिशलाका कुंड। और प्रतिशलाका का एक माप करने के लिए महाशलाका कुंड। तो ऐसे 4 कुंड बनाए। और उस कुंड का व्यास कितना है? 1,00,000 योजन। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 1000 योजन। इतना गोल, मतलब जम्बू द्वीप जितना बड़ा गोल गड्ढा निकाला है। और वो ऊंचाई 1000 योजन है उसकी। अब उसको क्या करना है? 2 आदि सरसों से भरना है। कैसा भरना है? शिको शिक भरना है, शिखा रूप भरना है। सिगाव बोलते ना हिंदी, सिगाव भरना है। तो उसमें कितने सरसों आते हैं इसका प्रमाण निकाल रहे हैं। तो अपन ने कल जो निकाला था वो समतल कितने सरसों आते हैं उसको अपन ने उसका पहले घनफल निकाला। गड्ढे का क्या निकाला? घनफल। हाँ, मतलब कैसे निकाला उसको? व्यास का तिगुना किया, 3,00,000 परिधि आई, उसको व्यास के 4थे भाग से गुना किया, क्षेत्रफल आया, उसको ऊंचाई से गुना किया तो घनफल आया। और उस घनफल को सरसों में रूपांतर करेंगे। वो घनफल आया, वो घन योजन में आया। फिर योजन का वो प्रमाण योजन में है। प्रमाण योजन का व्यवहार योजन करने के लिए उसको 500 के घन से गुना किया। फिर उसको योजन को सरसों में रूपांतर करना है। तो उसके लिए पहले का जाने दो, अब यहाँ से अपन चालू करते हैं। 8 सरसों बराबर 1 यव होता है। 8 यव बराबर 1 अंगुल। 6 अंगुल बराबर 1 पाद। 2 पाद बराबर 1 वीत बोलते हैं। 2 वीत बराबर 1 हाथ। और डायरेक्ट ले लो, 4 हाथ बराबर धनुष्य। 4 हाथ का एक धनुष्य होता है। और 2000 धनुष का 1 कोस। और 4 कोस का 1 योजन। इसलिए इन सब संख्याओं से गुना करेंगे। तो 1 योजन में अंगुल कितने होते हैं बताए थे? 1 योजन में अंगुल कितने होते हैं? 7,68,000। अंगुल तक गुना करते जाओ सबको, तो 7,68,000 1 योजन में अंगुल होते हैं। और अंगुल में सरसों कितने होते हैं? तो 8 गुना 8 करेंगे, मतलब 8 यव और 8 सरसों बराबर, मतलब वो सरसों में रूपांतर होगा। तो सबका गुना किया था अपन ने कल। कितना उसका फल निकाला था? 12 गुणित 256 गुणित 18 और 31 0। इतना कल प्रमाण अपन ने समतल कुंड का निकाला था। अब आगे अपने को
हाँ वो उसका जो 8 लीक बराबर 1 सरसों, वो चौकोर सरसों होती है। उसको गोल सरसों करने के लिए वहाँ पर, यहाँ गोल का प्रमाण निकालने के लिए उन्होंने बताया था 9/16 भाजीदा वट्टम। उसको 9/16 से भाग देंगे तो वो गोल सरसों का प्रमाण हो जाएगा। जो इसका आया है चौकोर सरसों का प्रमाण, उसको ही 9/16 से भाग देंगे तो गोल सरसों का प्रमाण आता है। तो गोल सरसों का प्रमाण निकालने के लिए यहाँ पर 9/16 से भाग दिया ना, तो उसका वो क्षेत्रफल बता रहे कि कैसे है वो, उसका क्षेत्रफल 9/16 कैसे आया। 19 नंबर की गाथा है, 18 नंबर की गाथा तक कल हुआ था। मैंने वो सूत्र कैसे बना, सूत्र ऐसे कैसे, व्यास को तिगुना करने पर परिधि आई, कैसे आई वो, तो वो दिखाया उन्होंने। वासना उसको बोलते, भाव भाषण अपन जैसे बोलते हैं ना, इसका भाव समझना। तो सूत्र तो कुछ ना कुछ इससे बनते हैं ना, कुछ ना कुछ युक्ति से बनते हैं। तो युक्ति क्या है उनकी, किस युक्ति से वो बनाया है सूत्र, वो वासना से के माध्यम से दिखाते हैं कि उसकी सत्यता प्रतीत होती है अपने को। वो सूत्र की सत्यता, प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए उसको वासना से बताते हैं। तो यहाँ पर वो गोल का वो घनफल कितना है, गोल वस्तु का घनफल निकालने का सूत्र बताते हैं। 19 नंबर की गाथा है, वासद् घणम दलियम नवगुणियम सोलयस्स घणगणियम सव्वे सिंपि घणाणम फलति भागप्पिया सूयी। वासद् घणम दलियम, व्यास का अर्ध और उसका क्या करना घन, उसको दलीय मतलब आधा करना और उसको नवगुणियम 9 से गुना करना। तो ये गोलयस्स घणगणियम, ये गोल जो चेंडू जैसा गोल होता है ना, मतलब सरसों पूरा गोल होता है, उसका वो घनफल आता है। और सभी घनों को फल के घनफल के त्रिभाग से भाजित करने पर उसकी क्या आती है, सूची आती है। ऐसा ये बताया है। इसको अपन क्या बताया, तिकडे लक्ष दें। व्यास का क्या करना, अर्ध करना और इसका वर्ग घन करना, गुणित उसका आधा करना, मतलब 1/2 से गुना किया, ज़्यादा हो गया, और इसको 9 से गुना करना। तो ये गोल का घनफल आता है। तो यहाँ पर व्यास कितना है, 1 लाख, नहीं 1 लाख नहीं, उसका 1 सरसों का जो भी प्रमाण होगा वो एक व्यास लेंगे उसका, और उसका आधा करना, उसका घन करना और उसका आधा करना, इसका आधा करना और 9 से गुना करना। तो यहाँ पर एक आधे का घन क्या करेंगे, और उसको पुनः आधा करना है, गुना 9। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 अंश में आ गया और 9 अंश में आ गया और 16 भागाहार में आ गया, 9/16। मतलब जो भी उसका चौकोर का गोल करेंगे तो उसका चौकोर का जो भी घनफल आएगा उसका गोल का घनफल निकालने के लिए 9/16 से उसको भाग दो तो गोल इसका घनफल आता है। और यहाँ पर घनरूप क्षेत्रफल का तीसरा भाग सूची का क्षेत्रफल होता है, ऐसा बताया। अब यहाँ पर वो आगे के लिए है, म्हणजे अभी सूची क्षेत्र मतलब शिखा क्षेत्र। अब यहाँ पर अपन ने जो निकाला था वो प्रमाण किसका, हां ते कालचं हे आणायला पाहिजे होतं, बघू ना। तो ये अपन ने क्या किया, समतल तक भरा। अब यहाँ पर शिगाव भरेंगे इसको। समतल तक सरसों का प्रमाण जो कल बताया था वो आया है, और वो कितना आया वो अभी गाथा में भी बताएंगे, और उसका गुणकार करके भी कितना आता है वो भी आगे बता रहे हैं।
फिर इसके बाद शिखा का निकालेंगे। अभी आगे आने वाला है। तो इस शिखा का निकालने के लिए उन्होंने एक नियम बताया कि इसका जो भी घनफल आएगा उसको तीसरा भाग करो तो शिखा का घनफल आता है। ये इसको अभी याद रखो, फिर बाद में उसका काम आएगा। अभी पहले इसका कितना आया है प्रमाण, सरसों का प्रमाण कितना आया है वो 20 नंबर की गाथा में आचार्य ने बताया है। इधर है, हाँ तिकडनं काढ पुढनं। 20 नंबर की गाथा है। बादालम सोलस कदी संगुणितम दुगुण नवसमबद्धम इगितीस सुन्न सह्यम सरिसवमाणम हवे पड़मे। वो जो कल अपन ने पूरा निकाला था गुणाकार करके कितना आया था वही यहाँ पर बता रहे लब्ध। बादालम 42 से लेकर के जो संख्या है बादाल संख्या वो 10 अंक प्रमाण है, मतलब 50 का वर्ग 6536 का वर्ग। फिर 16 सा कदी, 16 मतलब 16 का वर्ग, कदी का अर्थ वर्ग होता है। कृति कृति कहते हैं ना संस्कृत में। तो 16 का वर्ग कितना होता है 256। तो बादाल गुणित 256 गुणित दुगुण 9, 9 गुना 2 मतलब 18 और समबत्तम इसको परस्पर में गुना करना और 31 शून्य संयम 31 शून्यों से सहित सरिसवमानम सरसों का प्रमाण हवे पड़ में, पहले कुंड में इतना सरसों का प्रमाण आता है। कितना बताया था कल अपन ने निकाला था वो बादाल गुणित 256 म्हणजे 16 का वर्ग हो गया और 9 गुना 2 मतलब 18 और ऊपर शून्य कितने 31 शून्य शून्य समझना। ये संदृष्टि में 31 के ऊपर ऐसा रख देते तो 31 शून्य समझना। अब ये इसका गुना करने पर कितने सरसों आते हैं वो 45 अंक प्रमाण वो संख्या बताते हैं एक गाथा के माध्यम से। विदु नदी 21 नंबर की गाथा है। विदु निधि नग नवर विनभ निधि नयन बलद्धि निधि खरा हत्थी इगितीस सुन्न सह्या जम्बुए लद्द सद्दत सिद्धथा। जम्बुए मतलब जम्बूद्वीप में, लब्ध मतलब आए हुए, सिद्धार्थ मतलब सरसों, सफ़ेद सरसों है ना उसको सिद्धार्थ बोलते हैं, उसको मंगल माना है। 8 मंगल द्रव्य में सरसों को मंगल माना है। वो कितने आते हैं जम्बूद्वीप प्रमाण गड्ढे में सरसों का प्रमाण कितना आता है। तो यहाँ पर वो ऐसे उस शब्द से अंक ग्रहण करना है। तो विधु, विधु मतलब चंद्रमा, तो चंद्रमा कितना है लौकिक की अपेक्षा से। अलौकिक गणित में अपने 2 है चंद्रमा और बाकी बाद में भी ज़्यादा है, लेकिन लौकिक में कितना मानते हैं 1। तो इसलिए विधु मतलब चंद्रमा और चंद्रमा कितना है 1, तो इससे कितना अंक लेना 1, 1 रखती हूँ। फिर निधि, निधि कितनी होती है 9 निधि, चक्रवर्ती के पास 9 निधि होती है, तो निधि से क्या लेना 9। फिर नग, नग कितने होते हैं 7, तो इसके इसलिए पर्वत 7 होते हैं, तो नग से क्या लेना 7 संख्या लेना। फिर रवि, नग नहीं 9, 9 वापिस है, 9 का 9 ही दिया है 9। फिर रवि, रवि मतलब सूर्य, सूर्य के रथ 12 होते हैं, घोड़े जो है रथ में 12 होते हैं, इसलिए रवि का अर्थ नहीं 12वें राशि, वो सूर्य जो है राशि में 12वें स्थान पर है, इसलिए उसको 12 लेते सूर्य का। सूर्य के रथ के 7 होते हैं शायद घोड़े, तो रवि मतलब कितना लेना 12। सूर्य, रवि मतलब सूर्य। नभ मतलब 0 आकाश, नभ मतलब शून्य आता है, शून्य लेना। फिर क्या है शब्द निधि, निधि मतलब वापिस 9। फिर है नयन, नयन मतलब 2, आंखें 2 होती हैं। फिर बल शब्द है,
बल मतलब बलभद्र, बलभद्र कितने होते हैं 9। फिर रुद्धि, रुद्धिया भी कितनी है 7, यानी भी 9 रिद्धि लिए हैं वो 7 रुद्धि नहीं लिए, 9 रिद्धि लिए हैं। तो 9 ही आया। बल, रुद्धि, वापिस निधि, निधि भी 9 होती है। और गधा, खड़खर मतलब गधा, वो कितने हैं 6, 6 लिखा है। फिर हाथी, हाथी जो है दिग्गज 8 होते हैं, तो इसलिए हाथी मतलब 8 लेना। तो ये सब संख्या हो, ये परस्पर जब गुना करेंगे ना इतने यहाँ तक इसका, तो इतना प्रमाण आएगा। और उसके ऊपर 31 सह्या, 31 दे दो इसके ऊपर। तो वह पूरे मतलब जम्बूद्वीप प्रमाण पहले अनवस्था कुंड में कितने सरसों का प्रमाण आता है। अपन इतने तपेले में कितना आता है तो आपको बता नहीं सकते, और हम इतने बड़े गड्ढे में कितने सरसों आए आपको प्रमाण सहित बताए पूरा। आप ऐसे निकालते जाओ, उसका घनफल निकालो और ऐसे अपने जो बताए वैसे निकालो कि इतने बोगोने में कितने सरसों आएंगे। लोगों को आश्चर्य लगेगा, ये कैसे बता सकते हैं ऐसे। तो इस प्रकार ये इसके ऊपर 31 देना है आगे। तो ये समतल सरसों का प्रमाण हुआ। समतल मतलब अपन सपाट म्हणतो का नाही, इथं इथंपर्यंत ये गड्ढा है समझो, और इसको ऐसे समतल भरा। अब इसके ऊपर शिगार भरेंगे, सिगाव भरेंगे, तो कितने सरसों का प्रमाण आता है वो आगे बताते हैं। एक गाथा याद करो तो आपको सब सरसों का प्रमाण याद हो गया। गाथा याद की तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं ना, गाथा तो ऐसे इससे बोलते हैं अपन गे में, तो याद रहती है ऐसे। या ये ऊपर जो बताए वो भी याद रहता है, 12 गुणित 256 गुणित 18 गुणित 19 31 0 ऐसे। अब आगे सभी कुंडों का शिखाफल बता रहे। ऊपर जो सिगाव है उसका पहले घनफल निकालो, फिर घनफल निकालने के बाद सरसों का प्रमाण निकाल सकते हैं। जैसे नीचे का घनफल पूरा निकाला, ऐसे ऊपर का घनफल कितना आएगा उसका प्रमाण निकालते हैं। 22 नंबर की गाथा है। परिणाहे कारसमं भागं परिणाह छट्ट भागस वज्ञेन गुणं नियमा सिंहाफलं सौवकुंडाणं। कुंडों का शिखाफल मतलब सिगाव, उसका घनफल कितना आता है वो बता रहे हैं। उसका सूत्र यहाँ पर बताया है। परिधि के 11वें भाग को, परिणाह मतलब परिधि, परिणाह ऐसा शब्द है, उसका 11वां भाग, और उसको परिणाह छठ भागस, परिधि के 11वें भाग को परिधि के 6ठे भाग के वज्ञेन गुणम वर्ग से गुणा करने पर कुंड का सब कुंडों का शिखाफल आता है। इसको फिर सिद्ध करेंगे कैसा आया वह। परिधि, परिधि मतलब बताया था व्यास का तिगुना, उसको 11वां भाग, और उसको परिधि के 6ठे भाग का वर्ग से गुना करना। तो क्या आता है बराबर, ये शिखाफल मतलब सिगाव जो ऊपर भरेंगे उसका घनफल आएगा। शिखाफल मतलब सिगाव का पूरा कितना घनफल आता है। घनफल मतलब वो व्यास, व्यास के वो गोल है तो उसका जो आएगा ऊपर, मतलब अपना जो है ना, अभी आगे सूत्र के माध्यम से दिखाया है।
इसका गया ये भवन। अब यहाँ अपन ऊपर भरेंगे तो यहाँ पर ये जो परिधि है ऊपर की भी वही परिधि होगी ना, वैसा आएगा। तो ये परिधि का ये प्रमाण होगा। तो व्यास के तिगुनी परिधि और उसका व्यास भी उतना ही है, तो व्यास के चौथे भाग से उसको गुना करो। तो वो क्षेत्रफल ही होगा। क्षेत्रफल दोनों का समान आ गया ना, और ऊंचाई जो है उसको गुना करेंगे। तो इसलिए इसको ये कैसे आ गया, इसको एक करके दिखाया है कि शिखा की ऊंचाई कितनी होती है, तो जितना उसका परिधि होती है, परिधि का 11वां भाग। जैसे अभी इसको सिगाव भरेंगे आप, तो सिगाव में ऊंचाई कितनी होगी। अब सब वस्तुओं की सामान्य होती है। आटा भरेंगे तो उसकी ऊंचाई अलग होगी, सरसों भरेंगे तो उसकी ऊंचाई अलग होगी, चावल भरेंगे तो उसकी ऊंचाई अलग होगी। तो यहाँ पर सरसों है, तो आगे उन्होंने एक गाथा दी है कि किस किस का ये भरने पर उसकी ऊंचाई परिधि का 11वां भाग होता है। ये जो परिधि है इसके ऊपर शिगाऊ सरसों कितने आएंगे, तो ये जो गोल परिधि है इसका जो प्रमाण होगा इसको 11 का भाग दो, तो उसके शिखाफल की ऊंचाई आती है। मतलब कितने ऊंचाई तक वो आएगी सरसों, उस ऊंचाई का प्रमाण आता है। ये अपनी ऊंचाई 1000 है नीचे का, और ऊपर ऊंचाई कितनी होगी सीख भरने में, तो परिधि का 11वां भाग उसकी ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये व्यास, यही सूत्र सिद्ध करें हम। व्यास को 3 से गुना करो तो क्या आया, यह परिधि आई। इसको व्यास के चौथे भाग से गुना किया तो क्या आया, क्षेत्रफल आया। फिर इसको ऊंचाई से गुना करना तो घनफल आएगा। तो अभी यहाँ पर व्यास कितने अपना 1 लाख, 1 लाख को 3 से गुना किया तो 3 लाख आ गया। 3 लाख योजन गुणित 1 लाख उस बटे 4 गुणित, अब ऊंचाई कितनी बताई थी, परिधि का 11वां भाग, तो परिधि है 3 लाख बटे 11। तो यही ऊपर के सीख का घनफल आएगा, ऊपर जो करने वाले हैं उसका घनफल आएगा। तो इसको क्या करना है, फिर यह जो है उसका 3रा भाग। अब यहाँ पर जब अपन सिखाव भरेंगे तो सब जगह समान भरेंगे क्या, वो ऐसा होगा ना, तो सब जगह ऊंचाई समान नहीं होगी। बीच में जो है ऊंचाई होगी वो परिधि का 11वां भाग होगा, और बाजू में तो ऐसा तिरछा होता जाएगा। तो इसलिए सब जगह घनफल समान नहीं है। तो इसलिए उन्होंने पीछे की गाथा में बताया था, जो घनफल आएगा सिखाऊ का वो उसका 3रा भाग करो। उसकी सब ऊंचाई कट करेंगे तो उसके सबकी मिला करके ऊंचाई कितना करना, उसका 3रा भाग करना। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1/3 से, मतलब 3 से भाग दो। इस सब संख्या को 3 से भाग देंगे तो शिखाऊ का घनफल आता है। तो इसी को सिद्ध करेंगे तो ये सूत्र बनेगा। तो कैसे बनेगा, यहाँ पर 3रे भाग से भाग किया तो यहाँ पर 3 का ये ये हो गया, अपवर्तन कर दिया। तो फिर क्या रह गया, 1 लाख, फिर गुना 1 लाख बटे 4 गुना 3 लाख बटे 11। अब यहाँ इसको 1 लाख के नीचे 4 है, इसको आधा करो, मतलब इधर इसका 2 गुणकार, इसका 2 गुणकार करो। एक ये हो गए ना, 1/4 है, तो यहाँ पर 1/2 और 1/2 करो, तो ये दोनों करते 1 ही हो गया। 1 लाख बटे 4 भाग था, उसको इधर आधा किया और इधर आधा किया, उसका अर्थ 1 ही होता है, फर्क नहीं पड़ता है कुछ। अब 1 2 के ऊपर नीचे 3 से गुना करना है। 1/2 है, इसको 3 से गुना करना और 3 से भाग देना, तो संख्या वैसे रहेगी, संख्या में कोई अंतर नहीं आता है। दोनों जगह अपन ने भाग और गुना किया तो यहाँ पर ये 1 लाख की जगह क्या करेंगे, 3 लाख, और इसको 3 से गुना करेंगे। ऊपर 3 से गुना किया और नीचे भी 3 से गुना किया। यहाँ पर वो जगह नहीं, इसमें
क्या हो जाएगा फिर 3 लाख बटे 6, 3 लाख बटे 6 और आगे 3 लाख 11वां भाग है। तो यहाँ पर अपन ने किया था ना ये सूत्र ऊपर का, 3 लाख का छठा भाग का वर्ग, तो है ना 3 लाख का छठा भाग, 3 लाख का छठा भाग और 3 लाख का ये परिधि, मतलब ये सूत्र इसमें से बना है। तो ऊपर का जो निकालना है तो उसका व्यास और परिधि समान ही है दोनों की, नीचे के कुंडक के और ऊपर के शिगाव की, दोनों का क्षेत्रफल समान है। ऊंचाई खाली क्या है, ऊपर परिधि का 11वां भाग ऊंचाई और नीचे 1000 योजन ऊंचाई थी। तो इसलिए यहाँ पर ये किया, और वो जो है शिगाव भरने पर सब जगह समान प्रमाण नहीं होता है, क्रम से घटता जाता है, इसलिए वहाँ पर उसका तीसरा भाग किया, उसका उस घनफल का तीसरा भाग किया। फिर ये क्या निकला, कुंडक का जो शिखाफल है उसका घनफल निकला। शिखाफल बोलो, घनफल बोलो, घातफल बोलो, ये निकला। हाँ, तो कितना आया यहाँ पर, ये सूत्र की जगह ये उत्तर लिखते हैं 3 लाख, थोड़ा ऊपर लिखते तो नीचे नीचे फिर गणित आता है। तीन लाख बटे 6 गुणित 3 लाख बटे 6 गुना 3 लाख बटे 11। ये अपने को कुंडक का शिखाफल प्राप्त हुआ। अब इसमें कितने सरसों आते हैं उसका प्रमाण निकालना है। तो उसके लिए जैसे कुंडक का नीचे किया था उसका व्यवहार योजन में करो, ये प्रमाण योजन में है। उसको व्यवहार योजन में करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, नीचे जो गुना किया ना वही सब गुना करना है। 500 के घन से गुना करेंगे क्योंकि ये घन रूप संख्या है, इसलिए जिसका गुना करेंगे इसके साथ वो सब घन रूप संख्या का गुना करेंगे। तो इसको 500 के घन से गुना करेंगे तो ये व्यवहार योजन हो गए। अब इस व्यवहार योजन का सरसों में रूपांतर करना है। तो यहाँ पर अपन ने कल देखा था एक योजन में अंगुल कितने होते हैं, 7,68,000 अंगुल होते हैं। तो 7,68,000 के घन से गुना करेंगे। इधर नीचे लिखती हूँ इसके गुणकर, 7,68,000 का घन, और अंगुल के ये सरसों करने के लिए 8 का घन 2 बार, क्योंकि अंगुल के यव के सरसों, तो इसलिए 8 का घन गुणित 8 का घन। कल जैसा ही हो गया ये सब पूरा, केवल ये घनफल अलग आया, बाकी सब आगे की संख्या वही है सरसों का प्रमाण निकालने के लिए। तो अब यहाँ इसका गुणकार करना है। तो कल जैसा किया था इसमें से एक 8 ले लो, ये 8 6 बार आएगा। 8 का गुना परस्पर कितना बार आएगा, 6 बार आएगा। तो उसमें से एक 8 ले लो और उसको 2 से भेदन करो, 2 गुना 2 गुना 2। और इसको प्रत्येक 2 को एक जो 500 का घन 3 बार है, 500 3 बार है, तो 500 से गुना करो। 500 गुना 2 बराबर कितना आएगा, 1000। 1000 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। तो उसको 3 बार रखेंगे। तो यहाँ पर 3 लाख, तो यह कितने जीरो हो गए, 3 लाख मतलब जीरो कितने हो गए, 5। यहाँ 3 लाख के जीरो कितने हो गए, 5। ये जीरो की संख्या लिखती हूँ, 5 5। ये 3 लाख की कितनी हो गए जीरो, 5। और ये 500 को अपने 1000 किया है, 1000 कितनी बार आएगा, 3 बार। 7,68,000 कितनी बार है, 3 बार है। घन मतलब 3 बार है ना, तो वो 3 और ये 3 मतलब कितने जीरो हो गए, हाँ 6 बार हो गए ना, 6 संख्या हो गई और 3 जीरो आए, तो 6 थिया 18, कितने जीरो हो गए, 18 जीरो हो गए। तो कुल मिलाकर कितने जीरो हो गए, शून्य कितने हो गए, ये इसके 5 शून्य, इसके 5 शून्य, इसके 5 शून्य, 3 बार रखे अपन ने।
इसके 500 का अपन ने 1000 में रूपांतर किया है तो उसके 3 3 3 मतलब 9 शून्य हो गए। और ये 7,68,000 में 3 3 3 बार आएगा तो इसके 9, तो 9 दूनी 18 हो गए, तो 33 जीरो हो गए। कुल 33 शून्य हो गए। तो ये पूरी अब शून्य अलग निकाल करके जो बची हुई संख्या है उसको लिखते हैं। और उसको 9/16 से गुना करना पड़ेगा, मतलब भाग देना पड़ेगा। तो उसका क्या होगा, 9/16 से भाग देना मतलब उसको उल्टा गुना करेंगे तो 16 भागेले 9 हो जाएगा। 16/9 इससे गुना करेंगे। 3 गुना 3 गुणा 3। अब 1000 तो 3 3 0 निकले के बाद 1 1 रह गया तो वो कुछ रहेगा नहीं। फिर 7,68,000 कितने बार आएगा, 3 बार। 768 768 ऐसे 3 बार आएगा। और 8 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। 8 गुना 8 गुना 8 कितनी बार आया, 5 बार आया। और क्या आएगा, गुना 16 बटे में क्या आएगा, इस सब के बटे में क्या आएगा, 6 6 11 और 9। यहाँ लिख दो 6 6 11 और 9। ये गुना के आगे की संख्या है, याद है। और शून्य कितने ऊपर, 33 33 शून्य। कल और क्या किया था अपन ने, 7,68,000 के 256 गुना 3 ऐसा भेदन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये पहले जितना निकलता है उतना निकाल देते हैं। 3 3 9 और ये 3 निकल जाएगा, 9 निकल गया। 3 दूनी 6 और यहाँ पर 16 है, नहीं अब इतना रखते हैं, फिर उसके बाद में निकालेंगे। मतलब ये 3 तो गए ऊपर के, और ये 7,68,000 के 768 के 256 गुणा 3, फिर 256 गुणा 3 256 गुणा 3। और यहाँ पर जो कल कहते हैं अपने 8 का क्या करना, 2 गुना 2 गुना 2 करना, और बाकी 3 8 के साथ इसका गुना करना। मतलब कितने हो जाएंगे, 16 8 दूनी 16 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, 3 बार आया। और ये मूल में 16 है और 1 8 रह गया, 4 8 गए ना, ये 1 8 गए और 3 8 गए, अब 1 8 रह गए। और उसको 8 को ये 2 से भाग करके निकाल दो, ये बेचो का 8 4 रह गया। इधर 4 इधर लिखती हूँ, ये 4 रह गए इधर, और नीचे भाग में कितना आया, केवल 11 रह गया। अब यहाँ पर 256 गुना 256 6 रह गया क्या, भागार में, हाँ ये 6 रह गया बराबर। तो 6 का वो भी निकालना है। हाँ ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, 2 बे दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब 256 गुना 256 क्या होता है, 59 होते हैं, 65,536 होते हैं। पुनः ये 256 और ये 16 16 4 बार है, वो भी 16 4 बार रखते तो उसका भी क्या आता है, 65,536 आता है। तो दोनों का और एक बार 65,536 आया, और एक 256 रह गया, और ये 3 कितने रह गए, 1 2 3 3 9 और 9 दूनी 18 ही आ गए फिर। हाँ मतलब ऊपर जैसी संख्या थी वैसी आई, केवल फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ 11 का भाग आएगा। और ऊपर 0 33 आ जाएंगे,
0 कितने हैं? 33 है। वहाँ पर 31 थे नीचे। ये संख्या नीचे से बड़ी हो गई क्या? नहीं, छोटी। 11 का भाग इसलिए छोटे हो गए। हाँ, लेकिन 0 33 है कि 0 33 है ऊपर। हाँ, और 11 से भाग देंगे तो मुझे वही विचार था ना, छोटी संख्या हो गई या बड़ी होगी। 11 से भाग देंगे तो अभी जो उन्होंने फल निकाला है ना, उससे समझ में आएगा क्या गया। फिर 65 गुणित 65 क्या होता है? बादल। 6536 गुणित 6536 बराबर उसको क्या बोलते हैं? बादल बोलते हैं। उसकी संज्ञा बादल है, मतलब 42 से शुरुआत होती है। तो इसलिए इसको संक्षेप में लिखेंगे तो बादल गुणित 256 गुणित 18/11 और ऊपर 0 33 शून्य आएंगे, 33 0 आएंगे। तो ये क्या निकला? क्या निकाला? सिगाऊ मोरी सरसों कितनी आएगी उस कुंड के ऊपर? सिगाऊ में कितनी मोरी सरसों का प्रमाण आएगा? इतनी सरसों आएगी। अब इसको जब गुना करेंगे परस्पर तो कौन सी संख्या आती है वो बताते आगे। मतलब कितना गणित के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या भी सूत्र के माध्यम से अपन निकाल सकते हैं। असंख्यात अनंत का भी गणित हो सकता है, उसको संदृष्टि को रखिए। ये तो संख्यात संख्या, ये सब क्या है? संख्या। 45 अंक प्रमाण है तो संख्या थी है, लेकिन बहुत छोटी है। अभी बहुत बड़ी संख्या होती जाएगी। ये छोटी संख्या है अभी भी। हाँ, तो इसका सरसों का गुणनफल कितना आता है गाथा के माध्यम से बताएंगे और दोनों मिला करके निकालेंगे। अब खाली समतल निकाला, फिर सिगाव निकाला, और दोनों जोड़ करके कितना होता है वो भी अलग से सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। इसको पहले पढ़ते गाथा में 22 नंबर की गाथा हुई थी। हाँ, 23 नंबर की गाथा है कि परिधि का 11वां भाग ये किन किन चीज़ों का ऊंचाई का प्रमाण आता है? सभी का अभी बताया था ना, आटा है, तिल है या चावल है, सबका अलग अलग प्रमाण आता है। तो इसका किन किन चीज़ों की ऊंचाई, सिगा ऊंचाई परिधि का 11वां भाग आता है, वो बता रहे हैं। तिल सरिसव बल्लाढई चणयतसि कुलत्थराय मासादी परिणाहे कारसमो बेहो जदि गयन गो राशि। इसका राशि का ढेर लगाएंगे तो वो नीचे जो जमीन पर उसकी परिधि होगी, गोलाई, ऐसे धान्याचे रास करतात की नाही, असं जमिनीवर ठेवला आणि उस ऊपर उसकी जो सिगाऊ जो ऊंचाई है वो उस नीचे की परिधि का 11वां भाग होती है। किन किन चीज़ों का? तो तिल, सरसों, सरिस मतलब सरसों, बल्ल का अर्थ क्या होता है? अरहड़ अलग है, आगे आढ़ई है वो। हाँ, बल्ल। सरिसव मतलब सरसों, और बल्ल मतलब क्या मुझे नहीं आया समझ में, उसको देखना पड़ेगा। आढ़ई मतलब अरहड़ बोलते, चणय मतलब चना, तसी मतलब असी असी, चणयत अलसी, अलसी मतलब वो जवस, मराठी में जवस बोलते उसको, अलसी। हाँ, अरहड़ म्हणजे तूर बरोबर है। और क्या हो गया? कुल्थी, कुल्थी, वो कुल्थी भी होते हैं ना, उसका ये बना के खाते हैं। हाँ, लाल लाल होते कुल्थी। राय मासादी, मास मतलब उड़द, राजमास मतलब उड़द, एक ही लेना हो। राय मास मतलब उड़द इत्यादि का परिणाह एकार समोवे हो, परिधि का 11वां भाग इसकी ऊंचाई आती है। मतलब यदि उसको सीख भरेंगे तो परिधि जो गोलाई होगी, जैसे समझो गोलाई 11 इंच है तो उसकी ये सिगाव कितनी आएगी? 1 इंच। वो 11 इंच है तो ये 1 इंच होगा। तो 11वां भाग होता है ना ऐसे। यदि गगन गो राशि, गगन मतलब आकाश में, आकाशगत जो राशि है
वो परिधि के 11वें भाग आती है। ये किन किन चीज़ों का आता है वो बताएं। ये सब जैसे सामान जैसे है ना, ये सब तिल, सरसों, चना का भी उतना ही होता है, ऐसा होता है, अरहर की दाल। आगे अब ये गुणा करने पर, अभी किया था ना ये गुणनफल, वो कितना आता है, इसका ये पूरा गुणा करने पर कितना आता है जो अपन ने निकाला है, बादाल गुणित 256, वही गाथा में बता रहे हैं। गुणित राशि को उच्चारण करते हैं। बेरुव तदीय पंचम वग्गम 18 से ही संगुणियम 33 शून्य जुत्तम हर भजिदम जम्बुदीवसिहा। बेरुव तदीय पंचम वग्गम, द्विरूप वर्गधारा में जो तीसरा वर्ग आता है, द्विरूप वर्गधारा आप आगे सीख आप पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उसमें द्विरूप वर्गधारा आएगी। 4, पहला उसका वर्ग क्या आता है, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग किया 16, 16 का वर्ग किया 256, 16 गुणित 16, तो 256 एक कितना वर्ग आया, तीसरा, तो इसलिए 256 आए वहाँ पर। फिर पंचम वग्गम 256 का वर्ग करो 65,536 आता है, उसका पुनः वर्ग करो, उसको कहते बादाल। वो कितना वर्ग हो गया, बादाल 5वां वर्ग। मनुष्यों की संख्या है ना, बादाल के घन प्रमाण, मनुष्यों की संख्या बताइए 29 अंक प्रमाण, वो बादाल का घन करो उतनी है। तो 5वां वर्ग जो है वह बादाल है। तो यहाँ पर अपन ने लिखा है बादाल गुणित 256 गुणित 18 से संगुणियम, 18 से गुणित करना, मतलब नीचे का उसमें ऊपर के इस गुणनकार में कुछ फर्क नहीं है, खाली 0 बढ़ाना है यहाँ पर और 11 से भाग देना है। माने लगभग जितना बर्तन में आता है उतना ऊपर आता है, लगभग थोड़ा सा कम होगा लेकिन लगभग। इसलिए कभी कभी हम कुछ पदार्थ बनाने के लिए बोलते हैं मौसी वगैरह को कि एक कटोरी आटा लो। अब उसने आटा समतल लिया या सिखाव लिया, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। समतल लेंगे तो फिर वो ज़्यादा पानी हो जाता है उसमें, तो उसको सिगाव भर करके ले तो फिर वो बराबर प्रमाण होता है। इसलिए सिगाव में भी बहुत सारा आता है द्रव्य, जितना नीचे आता है उतना ऊपर भी आता है। क्या? हाँ, ज़्यादा नहीं होगा, वो थोड़ा कम होगा, ऐसा मुझे तो लगता है, कम होगा थोड़ा। 11 से भाग दिया है ना नीचे, 11 से भाग दिया तो 11वां भाग हो जाएगा ऐसे। 33 शून्य है, 2 शून्य बढ़ गए हैं और 11 से भागे तो लगभग उतना ये आएगा ऐसा लगता है। वो नीचे दिया है प्रमाण कितना है उसका आगे। अब इसको परस्पर गुना करने पर, परस्पर गुना करके 11 से भाग दो तो कितने सरसों का प्रमाण होता है वो यहाँ पर गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। इगी सग नव नव दुग नभ न बट्ट चौपण चौकपण 16 16 36 जुदम हरहित चौरोय पड़मसिहा। प्रथम कुंड की शिखा में कितने सरसों का प्रमाण आता है वो यहाँ पर प्रमाण सहित बताया। कितना, ये भी 45 अंक प्रमाण है। पहले क्या, अब यहाँ तो अंक ही बताए सीधे। इगी मतलब 1, इगी, इसको मिटाते पूरा, अब बताते जाओ, मैं लिखती जाऊंगी। एक, फिर कितना बताएं, सग, वो गाता का शब्द देखना है। सग मतलब 7, 9 9, हाँ 9 9 और 8 नहीं 2 है, 2 2, फिर उसका शब्द बोलिए आप। दो के बाद दुग, दुग के बाद नभ 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 2 बार है तो 0 0 आएंगे। फिर क्या है 8, 8, फिर है चौ, फिर है पण 5,
फिर उसके बाद चौक पण सोलम। चौक मतलब 4, पण मतलब 5 और 16। हाँ, फिर आगे की संख्या सरल है, 16 से 36 जुदम। 36 कितनी बार लिखना है? 16 बार। उसके ऊपर 16 बार 36 आए तो कितना है? 32 संख्या होंगे ना, 32 अंक हो गए। ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 और ऊपर 16 बार 36 लिखना है। तो हाँ, 32 और 46 अंक हो गए। और उसको 11 से भागे ना? नहीं, वो नहीं, हाँ, हर इधर चौर, उसको 11 से भागे। 11 से भागना। ये 36 कितने बार लिखना है? 16 बार लिखना। 36 16 बार लिखो। ये मैंने 3 बार लिखे, ऐसे आगे और 13 बार लिखो। डैश डैश करो। और उसको हर मतलब 11 होता है। हाँ, रुद्र 11 होते हैं ना, तो 11 से भाग दिया। हाँ, ऊपर अब इतना पूरा आएगा। हाँ, नहीं, इसको 11 पूरे का भाग नहीं आएगा। नहीं, बराबर है। नहीं, ये है ना, ये तो पूरी संख्या आएगी। और एक सरसों नहीं, एक सरसों का 4 सरसों का 11 टुकड़े करो, या एक सरसों में 11 टुकड़े करो, उसके 4 भाग लो। दोनों का अर्थ एक होता है। मतलब इसमें इतना, ये 36 16 बार लिखेंगे। और उसके बाद पूरा सरसों नहीं मावेगा, एक सरसों के 11 टुकड़े करके उसके से 4 टुकड़े उसमें आएंगे। मतलब इतने बड़ा गड्ढा होने पर भी एक सरसों नहीं आ सकती है उसमें। नहीं आएगी, इतने उसके ऊपर रहेगा। 11/11। तो ये क्या आया? सिगाऊ सरसों का प्रमाण आया। और पहले जो बताया था वो 1 9 वगैरह, अभी पिछली गाथा में देखा था ना, ये समतल सरसों का प्रमाण आया था, विधु वगैरह 1 9 7 9 120। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो पूरे कुंड में कितने सरसों आते हैं उसका प्रमाण निकलेगा। ये सरसाऊ सिगाऊ है, और ये समतल में जो संख्या लिखी थी वो अभी मिटाई अपन ने वापस लिखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, अपने को बाद में अभी वापस पहुंचना पड़ेगा ना, वापस आगे का गणित करना है तो उसको भी 16 बार लिखना पड़ेगा। वो मतलब ये संख्या बड़ी लग रही मुझे। 46 अंक है और ये 45 अंक प्रमाण आती है। ये है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 के ऊपर 31 शून्य मतलब 45 अंक हो गए। ये बराबर 45 अंक प्रमाण है। और ये 46 अंक और ऊपर थोड़ा है, तो मतलब सिगाव में ज़्यादा मोहरे आ गए। जितना ये बड़ा होता है ना, तो वो सिगाव में भी उतना ज़्यादा आता है ऐसा। हाँ, और 11 से भाग। हाँ, तो 2 शून्य का मतलब 100। हाँ, और 11 से भाग किया तो 1 शून्य एक अंक बढ़ेगा इसमें। हाँ, 11 में 99, एक अंक इसमें 45 46 होगा। 46 होगा। और वो वहाँ पर क्या है, अपनी ऊंचाई कितनी 1000 योजन है नीचे, और ये ऊंचाई ऊपर की कितनी, परिधि का 11वां भाग है। तो परिधि का 11वां भाग मतलब हाँ 3 लाख का 11वां भाग। 3 लाख का 11वां भाग करो तो 33,000 हो गए ना, 30,000, 30,000 के लगभग, उससे कम थोड़ा। हाँ, और ये केवल 1000 है। हाँ, तो ये ज़्यादा आता है, बराबर। सिगाव मोहरे का प्रमाण ज़्यादा हो गया ना। हाँ, क्योंकि ये 33 0 हुए थे अपने आगे, और ये जो संख्या है वो 46 अंक प्रमाण, और ऊपर उतना है। मुझे लगा कि पूरे को 11 का भाग दिया है, ऐसा लगा। 11 का भाग देने के बाद, हाँ, शून्य को 11 का भाग देने के बाद, हाँ, तब ये संख्या ये है। और ये ऊपर के जो आया प्रमाण वो 45 अंक प्रमाण है, और ये 46 अंक प्रमाण है। एक अंक बढ़ गया है, तो एक अंक मतलब बहुत बड़ा होता है ना। ये अब जो खरबों कितना है वो बढ़ा, उतना बड़ा हो गया। सिगाव ये बताया ना, सिगाव की ऊंचाई कितनी बताया उन्होंने, परिधि का 11वां भाग। यहाँ परिधि है 3 लाख,
और 3 लाख का 11वां भाग करेंगे हैं, तो कितना आएगा यहाँ पर? 1 2 3 4 5। इसका 11वां भाग करेंगे तो सामान्य रूप से यहाँ पर 11 का भाग दिया तो 11 दूनी 22, 8 आया, 11 सत्ते 77, फिर 3 रह गया, 2 आया, फिर 8 रह गया, वापिस 1 रह गया ना। 27,000 के ऊपर आता है। हाँ, 2 और ऊपर रहेगा वो, मतलब इसकी ऊंचाई, सीगाव की ऊंचाई इतनी हो गई 27,272। हाँ, और इसको घनफल को 3 से भाग देना है पुनः, तीसरा भाग करना है ना, तो भले 3 से भाग दो तो भी प्रमाण बड़ा ही आएगा उसका। पूरे घनफल को 3 से भाग देना है ना। पर देखिए 11वें भाग की ऊंचाई हो गई और सब जगह समान नहीं है, कम ज़्यादा, इसलिए 3 का भाग दिया, इसलिए इतना, नहीं तो और बहुत बड़ा था। चालू है करें। हाँ हाँ बराबर। आगे अब ये हो गए थे ना, अभी गाथा 25 हो गए ना, 25 गाथा हो गए अपने। मतलब पहला अनवस्था कुंड काय चल रहा है अभी, आगे बोध करना है। पहले अनवस्था कुंड में कितने सरसों का प्रमाण आया ये अभी निकाल रहे, खाली समतल निकाला और सिगाव निकाला। अब दोनों मिलाकर के कितना आता है सरसों का प्रमाण, वो बताते हैं। कुंड और शिखा दोनों का फल मिला करके उसका उच्चारण करते हैं। वासद कदीति गुणा वेह गुणे कार सहित वास गुणा ए आरसप विभत्ता इच्छिद कुंडानुभय फलम। इसको भी सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। दोनों का मिला करके निकालने के लिए सूत्र बताया यहाँ पर। व्यास वासद्ध कदी, व्यास के आधे का क्या करना, वर्ग करना। कदी मतलब वर्ग, उसको तिगुना 3 से गुना करना। पुनः वेह गुण एकारस सहित वास गुणा। वेद मतलब ऊंचाई, उसको 11 से गुनना, उसमें व्यास को मिलाना, फिर उसको 11 से भाग देना। ये इच्छित कुंडों का उभय फल, एक साथ दोनों का फल आएगा, नीचे का और ऊपर का दोनों मिला करके एक सूत्र के माध्यम से। इसको मिटाते हैं। व्यास का आधा, व्यास बटे 2, उसका क्या करना, वर्ग। व्यास के आधे का वर्ग, उसको 3 से गुना करना, उसको पुनः ऊंचाई, वेद मतलब ऊंचाई होती है, उसको 11 से गुना करके उसको प्लस करना है, व्यास को मिलाना, उसमें मिलाना है व्यास, और इसको 11 से भाग देना। ये दोनों मिला करके मतलब नीचे का और ऊपर का, सिगाऊ और नीचे के पूरे कुंड का घनफल। हाँ नहीं, ये सूत्र ही बनाया दोनों का एक साथ घनफल निकालने के लिए, नीचे के कुंड का और ऊपर के सिगाऊ का, दोनों का एक साथ निकलेगा इस सूत्र के माध्यम से। तो यहाँ पर अपना व्यास क्या है, 1 लाख, उसका आधा, उसका वर्ग गुणित 3 गुणित ऊंचाई कितनी है 1000, नीचे ऊंचाई हाँ उसको 11, फिर व्यास 1 लाख, 1 लिखती हूँ, और उसको 11 से भाग देना।
तो यहाँ पर ये 1 लाख के आधे का वर्ग है, तो इसको 2 बार लिखते हैं अपन। 1 लाख बटे 2 गुणित 1 लाख बटे 2 गुणित 3। अब यहाँ पर 1000 को 11 से गुना किया तो कितना हुआ? 11,000। 11,000 में 1 लाख मिलाया तो 1,11,000 हुआ, और उसको 1,11,000 हुआ, और उसको 11 से भाग दिया। वैसा ही रखा उसको, 11 से भाग दिया। अब यही प्रमाण जो है ये मतलब दोनों का मिला करके आ गया। इसको अब वापस वो व्यवहार्य योजन वगैरह में रूपांतर करेंगे तो दोनों का मिलकर के प्रमाण आएगा। अब इसको अपन टैली करके देखते हैं कैसा आता है कि नीचे जो कुंड का घनफल प्लस शिखा का घनफल ये दोनों मिलकर के आना चाहिए ना बराबर। तो कुंड का घनफल जो अपने निकाला था वो व्यास के तिगुना परिधि होती है। परिधि को व्यास के चौथे भाग से गुना करते तो क्षेत्रफल होता है, उसको ऊंचाई से गुना करते हैं तो घनफल आता है। ये कुंड का नीचे का समतल तक का घनफल हो गया। और शिगाव का घनफल निकाला था अपन ने, वो भी ऐसा ही व्यास का तिगुना परिधि गुना व्यास का चौथा भाग ये क्षेत्रफल हो गया, गुना उसको उसकी ऊंचाई परिधि का 11वां भाग परिधि, और उसको 3 का भाग दिया था, गुना परिधि का 11वां भाग और उसको भागिले 3 है, यहाँ 3 लिखती हूँ। बोर्ड कम पड़ता है यहाँ पर, ये ऊपर का मिटाती हूँ। ये अपने को सिद्ध करना है ये कैसे आता है। तो व्यास को तिगुना किया तो 3 लाख हो गया ना, 3 लाख गुना 1 लाख का चौथा भाग गुना ऊंचाई 1000 योजन। ये समतल तक का हुआ। इसमें प्लस क्या करना है, 3 लाख गुणित 1 लाख का चौथा भाग 4 और गुना 3 लाख का 11वां है ना यहाँ पर। तीन लाख बटे 11 गुणित 1/3। इन दोनों को जोड़ने पर यही लब्धा आना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों में परिधि को 3 से भाग देना और 3 से गुना करना। क्या करना है यहाँ पर आगे, 3 से भाग देना और 3 से गुना करना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 लाख बटे 3 गुणित 1 लाख, इधर किया तो भी चलेगा आगे किया तो भी चलेगा, 1000 गुना 3 से भाग दिया 3 से गुना किया, और इधर भी ऐसा ही करना, 3 लाख बटे 3 गुना 1 लाख बटे 4 गुना 3 लाख बटे 11 और 3 से गुना करेंगे। तो 3/3 किया तो ही चलेगा ना यहाँ पर, 3/3। ये प्लस है बीच में, ये संख्या दोनों, इन दोनों संख्या का जोड़ करना है। तो यहाँ 3 गया, तो क्या रह गया 1 लाख, 1 लाख है, 1 लाख बटे 4 है, 4 है, गुणित 1000 गुणित 3 है। यहाँ पर भी क्या होगा, ये 3 और ये 3 चला जाएगा, तो क्या रहेगा 1 लाख गुणित 1 लाख बटे 4
गुणित 3 लाख बटे 11 गुणित यहाँ पर वो 3 यहाँ से निकाला, हाँ फिर 3 हाँ एक 3 रह गया ना वापस, हाँ एक यहाँ पर इसको निकाला है, ये है ना, ये 3 का और ये 3 का निकाला तो यहाँ 1 लाख रह जाएगा। ये 3 और ये 3 गया और ये 3 रह जाएगा यहाँ पर गुना में। हाँ, अब यहाँ पर इन दो संख्याओं में जो समान संख्या होगी उसको निकालेंगे। तो इसमें समान क्या है, 1 लाख, ये 1 लाख का चौथा भाग, हाँ दोनों में समान है, और 3 समान है। 1 लाख गुणित 1 लाख का चौथा भाग गुणित 3, इतने दोनों में समान संख्या है। और यहाँ पर आगे जो संख्या आई, क्या आई यहाँ पर 1000 प्लस करेंगे ना, शेष गुणकार को हम प्लस करेंगे, 1 लाख बटे 11। तो यहाँ पर 1 लाख, इसको दोनों को मिलाने के लिए क्या करेंगे, समच्छेद करेंगे। नीचे का मिटाती हूँ, ये अपना पहले का लब्ध है, इसको ऐसा रखती हूँ। अब इसका भी यही लब्ध आता है, वो देखना है अपने को। इसको प्लस करते हैं खाली, 1000 को 11 से गुना करेंगे और 11 का भाग देंगे, समच्छेद करना बोलते हैं इसको, छेद समान किया। फिर उसको 1 लाख बटे 11, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11,000 प्लस 1 लाख, तो क्या हो गया 1,11,000 हो गया ना, और 11, तो ये संख्या, अब ये आज 4 है, इसको आधा आधा इधर करो, ये 4 का इधर आधा करो, और ये पूरा कितना आया 1,11,000 बटे 11 आया। एक 1,11,000 बटे 11, मतलब ये आया बराबर, मतलब पूरा कुंड का समतल सही सिखाऊ एक साथ जो निकालने का आचार्य ने सूत्र बताया था, उसको यहाँ पर सिद्ध किया कि दोनों का प्रमाण जोड़ा तो ये लब्ध आया है। तो सीधा एक सूत्र के माध्यम से आचार्य ने उसको बताया। हाँ, अब इसको करेंगे। अब ये क्या निकला, केवल नीचे का और ऊपर का घनफल निकला है। नीचे का और सिगाऊ दोनों का मिला करके घनफल निकला। अब कितना सरसों आएगा, तो अपन ने नीचे का अलग निकाला है, ऊपर का अलग निकाला है, दोनों को जोड़ करके जो प्रमाण आएगा वही सरसों का प्रमाण यहाँ पर होगा। हाँ? लेकिन अपन निकालते तो थोड़ा अपने को क्या होता है, अपने हाथ से निकालते तो अपने को एक आनंद होता है। अब ये घनफल को ऐसे रखना, इसको क्या करना है, ये कुंड और उस शिखा का दोनों का घनफल। अब इसको किस में रूपांतर करेंगे, आप ही निकालेंगे इसको। सरसों पहले व्यवहार योजन करेंगे, तो व्यवहार योजन करने के लिए 500 के घन से गुना करना, आंगुल करने के लिए 7,68,000 से के घन से गुना करना, और उसको सरसों करने, अंगुल का सरसों करने के लिए 8 का घन गुणित 8 का घन, इसे गुना करना। तो ये पूरा गुना करेंगे तो सब सरसों का प्रमाण आएगा। नीचे कुंड में भी कितने आएंगे और सिगाव भी कितने आएंगे, इसका प्रमाण आएगा। तो यहाँ पर निकालो पहले, तो क्या करेंगे, यहाँ 500 का घन है, उसको 1 8 के गुणकार का 2 का भेद करके, 2 से भेद करके उसको 1000 बनाएंगे। हाँ, तो 1000 का घन बन जाएगा। इसमें से 1 8 का 2 गुना 2 लेंगे और 500 का गुना करेंगे, 500 गुना 2 बराबर 1000, तो 3 बार 1000 आएगा, 1000 का घन आएगा। और 8 कितने बार रह जाएंगे, यहाँ पर वर्ग रह जाएगा, 5 बार रह जाएंगे।
अब सब जो जितने जीरो है उसको अलग करेंगे। शून्य, ये यहाँ पर कितने शून्य हैं? 5। यहाँ पर 1,00,000 में कितने शून्य? 5। 1,11,000 में 3। यहाँ पर 1,000 3 बार आएगा, उसके 9 हो जाएंगे। 3 3 3। 7,68,000 का घन है, उसके 9 हो जाएंगे। तो कितने जीरो हो गए हैं? 31 शून्य हो गए। नहीं 31 नहीं, हाँ बराबर 31 हो गए। 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 18 31 हो गए। 31 शून्य हो गए। शून्य। और क्या रह गया अब? या इसमें अपन ने शून्य अलग निकाले तो इसमें क्या रह गया? अब 1,00,000 एक गया। हाँ, तो ये भाग में आएंगे। तो 3 गुना 111, 1,000 के भी 3 शून्य, अपन ने शून्य अलग रखे तो वो भी गया। फिर 7,68,000 3 बार आएगा। 768 गुना 768 गुना 768। फिर 8 5 बार आएगा, और वो 9/16 वो आएगा ना। 9/16 आएगा तो उसको 16/9 करेंगे ना, उसको गोल सरसों करने के लिए। 8 5 बार है, 4 और 5। और इधर लिखते हो 16/9। तो यहाँ पर 2 है भाग में, ये 2 है, इधर 11 है, और 16/9 है। 31 शून्य है। इसका गुणकार करने पर कितना आएगा दोनों मिला करके? तो यहाँ पर जैसे किया था पहले अपन ने, 256 का 3 से भेदन, 768 को 3 से भेदन करो। तो 256 गुणा 3, 256 गुणा 3, 256 गुणा 3 होगा। अब ये 8 कितने बार है? 5 बार है। तो उसमें एक 8 का 2 2 2 से गुना करके 3 8 के साथ गुना करेंगे तो 16 गुना 16 गुना 16 होगा, और एक 8 रह जाएगा। एक 8 शेष रहेगा, इधर लिखती हूँ। हाँ, और यहाँ पर ये 111 है, 3 है और 16 है। 16 को है ना यहाँ पर, ये कितना है? बेदुनी 4, 4 चौक, नहीं तो 8 से करेंगे। 8 है ना वहाँ पर, 8 का निकाल दो। एक 4 दूनी 8, एक 8 निकाल, तो यहाँ पर 8 नहीं आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ पर 2 का 2 से इसका इसके साथ भाग दिया, अपवर्तन किया तो 2 रह गया शेष। और नीचे कितना रह गया? अब यहाँ क्या रह गया? 16 रह गया ना। 16 इधर लिखती हूँ, 16 एक बार लिख लेंगे। और इसके भाग में क्या आएगा? 11 और 9 आएगा। मतलब ये बिना देखे अपन खुद निकाल सकते हैं इसको। याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने याद कुछ नहीं किया है, खाली दिमाग से निकाल रहे हैं उसको। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 256 और 256, तो क्या हो जाएंगे? 55 पैसा 536, उसको ऐसा लिखते हैं। फिर 16 4 बार आया, उसकी भी क्या बनती है? 55 होती है। अभी 256 एक रह गया। 256 एक रह गया, और ये 9 है, तो 3 3 निकालो, 2 3 3 9, फिर 3 1 का 3, एक निकाला। अब क्या रह गया? 111। अब 11 का भाग देंगे ना, अभी करती हूँ। कितना हो गया? 111 गुना 2, और क्या रह गया? ये 3 तो रह गए ना, 9 रह गया, बटे 11 है।
वैसा ही 11 वैसे ही रखा है, 11 वैसे ही रखा है। ये एक सौ 111 को 9 से गुना करेंगे तो 999 हो जाएंगे। 256 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 512। 59 को 59 से गुना करेंगे तो बादल, इसको बोलते हैं बादल। गुणित 512 गुणित 999 और 11 का भाग आएगा यहाँ पर पूरे को। तो ये पूरा क्या हो गया, नीचे का समतल और सिखाऊ दोनों मिलाकर में जितने सरसों का प्रमाण आता है वो प्रमाण निकला एक साथ, एक ही सूत्र के माध्यम से। अब इसके गुना करने पर कितने सरसों होते हैं? हाँ, इसके ऊपर 31 शून्य आएंगे ना, इसमें ये 0 0 कितने आएंगे 31 आएंगे, 31 बार। ऐसा ऐसा शून्य लेना है बराबर। तो इसका पूरा गुणन करेंगे तब कितने सरसों का प्रमाण होता है, वो दोनों का जोड़ेंगे, जो निकला था ना दोनों का, उतना ही प्रमाण उसका होगा। वो आगे बता रहे हैं। लेकिन अपने को याद इतना रखना, नीचे के कुंड समतल के सरसों कितने हैं, बादल गुणित 256 गुणित 18 और 31 0। और सिगाऊ से सरसों का प्रमाण कितना है, बादल गुणित 256 गुणित 18 गुणित 33 0 बटे 11। और दोनों मिलाकर के कितने हैं, तो बादल गुणित 512 गुणित 999 और ऊपर 31 शून्य और बटे 11 है। मतलब ये याद रहने से ऐसा है, मतलब इतना तो याद रहता है अपने को। फिर उसका जो गुना करेंगे तो वो गाथा के माध्यम से कितना आता है प्रमाण वो बताते हैं। सोना मावशी तुम्ही पण करत असं गणित, काय करायचं, इसमें कितने सरसों आते कोई पूछेंगे तो इसके परिधि निकालो और इसका घनफल निकाल करके उसको या करके बताओ तो बता सकते हैं। इतना बड़ा लिया भगोना और उसमें कितने सरसों आएंगे कोई पूछेंगे तो उसको निकाल सकते हैं। ऐसा ही एक प्रयोग करून बघा आणि मोजा मोऱ्या किती बसल्या काय बरोबर आहेत का त्याच्यात। आगे अब यहाँ पर कौन सी गाथा अपनी पढ़नी है, 27 नंबर की। ये सब निकाला ना घनफल, सिगाव घनफल निकाला और उसके बाद सरसों का कितना प्रमाण आया वो यहाँ पर 27 नंबर की गाथा में बता रहे हैं। इसमें पूरा नहीं किया है, ये जो मैंने अपनी कॉपी में किया पूरा कि कितने सरसों आते हैं उसको। बादाल मट्ट घन एगी हीन सहसाहदम 11 एगी 30 सुन्न संयम जम्बू दीवु दीबू है कि दीपू है, जम्बू दीवू चाहिए शायद, जम्बू दीवू भय सिद्धता। वो हो गया है, वो चाहिए वहाँ पर। हाँ, जम्बू दीबू हो गया ना, दीबू है उसमें आपका और हमारा एक ही है, पुरानी पुस्तक देखनी पड़ेगी। ठीक है। बादालम अट्टखण, ये कितना है वो बता रहे। ये बादल, बादल में ये 10 अंक प्रमाण संख्या है, इतनी बड़ी लिखने के लिए ये छोटी संतुष्टि है उसकी। बादल 94 96 ऐसा आता है उसका प्रमाण। फिर उसके बाद 8 का घन, 8 का घन क्या होता है, 8 8 64 64 8 512 म्हणते 512 हुआ। एक ही हीन सहस्र, एक कम 1000, 999 मतलब एक कम 1000 है। और अदम 11 हिदम, उसको 11 से भाग, 11 मतलब 11, हिदम मतलब भागना, 11 से भाग दिया। और 31 शून्य संयम, इसको 11 से भाग देने पर जो लब्ध आएगा उसमें ऊपर 0 कितने आएंगे, 31 0 आएंगे। तो ये भी 46 अंक प्रमाण संख्या होगी, क्योंकि 46 अंक और ऊपर के 45 अंक
दोनों जोड़ेंगे तो 46 तो रहेंगे अंक प्रमाण। मतलब पूरे सरसों का प्रमाण 46 अंक प्रमाण अपन कहाँ तक ले जाते हैं, अब्ज और क्या क्या खरव, आगे कितना आता है, ऐसे 45 तक जाना है, 46 तक जाना है ऐसे। नील महानील वगैरह आता है ना सब। हाँ, अब कितने आता है इसका प्रमाण वो बता रहे आगे। इसको परस्पर गुना करने पर कितना प्रमाण आता है। इगी नव नव सगी गिग दुग नव तिन्नड चौपणेक्क तिगी छक्कम पन्नर 36 जुदम हरहिद चौरोय पड़मुभयम। इसका प्रमाण कितना आता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। एगी मतलब एक, इसको परस्पर गुना करने पर बताइए, एक नौ नव नव, उसके गाथा का शब्द बताए। नव नव, सग मतलब 7, एगे मतलब एक, एगे हाँ एगे एगे 3 बार है ना। सग सग, हाँ सग एगे एगे, फिर दुग मतलब 2, फिर 9, 3, फिर अड अड चौपन्नेक, अड चौपन्न एक, फिर तिगी छक्कम, ती एगी छक्कम, ती एगी छक्कम। अब इतनी संख्या हो गई। अब आगे की संख्या सरल है। 15 36 जुदा, 15 बार 36। वहाँ पर कितने बार आया था, ऊपर 16 बार आया था, यहाँ पर 15 बार 36 लिखो। ऐसे 36 बार 36 15 बार लिखो। और उसके ऊपर क्या है, जो दम हर हित चौरो, और एक मोरी का वो रहता है ना 4/11, इतनी छोटी मोरी, मोरी के इतना टुकड़ा रहता है 4/11। इस प्रकार दोनों समतल और सिगाऊ दोनों मिला करके जितना सरसों का प्रमाण है उतना ये प्रमाण आता है। तब इसको सब सरसों को क्या बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे खाली। हाँ, ये पूरे की संतुष्टि 19 अंक और उसके आगे 2 रेखा रखो तो संक्षेप में इसकी संतुष्टि हो गई। इसको बोलते हैं ये सरसों का प्रमाण। 19 आदि वो सब आगे का लिखना नहीं, जैसे अभी बादल लिखा ना, ऐसे ही इसको सरसों को लिखना है तो खाली 19 लिख के उसके आगे 2 रेखा करो तो ये संतुष्टि बन जाती है उसकी। हाँ, तो अभी क्या निकला अपना, केवल एक पहले अनवस्था कुंड में कितने सरसों आते हैं उसका प्रमाण निकला। अब सब प्रोसीजर आगे करना है। अभी संख्या अपने चालू हो गई, प्रारंभ, अभी लास्ट बहुत दूर आएगी। पहला कुंड इतने सरसों आ गए उसमें पूरा सिगाऊ। अब क्या करना है आगे वो बता रहे हैं। हाँ, ये 29 नंबर की गाथा है। उत्कृष्ट संख्यात आती है ना संख्या, वहाँ तक जाएंगे। पुण्णा सैमणवत्था इगेगम खिवसलाग कुंडम्मी तम्मच्चिम सिद्धत्ते मदे देवो वघित्तूणम दिवसमुद्दे दिन्ने इक्के कय गतो ते ही भरिदऊ। पुण्णा सई, सईम अनवत्ता, एक बार, सई मतलब एक बार, पुण्णा मतलब भरा। कौन सा कुंड भरा, 4 कुंड किए हैं। पहला कुंड का नाम क्या है, अनवस्था। उस अनवस्था कुंड को सरसों से मतलब मोहरी से भर दिया। कैसे भरना, बनाओ इतना बड़ा गड्ढा भरो, बुद्धि से, मदिए, खाली बुद्धि में भरो उसको, मतलब बुद्धि से ऐसे समझो इतना बड़ा गड्ढा है, और देव में ऐसी शक्ति है कि वो इतना बड़ा गड्ढा करके उसको भर सकते हैं।
इसलिए देवो ये घेतूनम ऐसा किया। देव जो है वो इसे सरसों भर के उसको कर सकते आगे। क्या करना है फिर इसको भर करके पहला अनवस्था कुंड सरसों से भरा तो इदी एगम खीव सलाग कुंड में एक सरसों इसमें से नहीं लेना है, इसमें से लेंगे तो हमारा घाटा होगा एक धूप समुद्र कम हो जाएगा, इसलिए अलग से सरसों ले, ये सरसों को छोड़ करके अलग से सरसों लेना और उसको कहाँ डालना, दूसरे शलाका कुंड में डालना, एक ही सरसों डालना। जब पहला अनवस्था कुंड भरा तब एक सरसों शलाका कुंड में गिरेगी। अब इसको आगे क्या करना, फिर इस अनवस्था कुंड के एक एक सरसों को बुद्धि से या देव हाथ से लेकर के एक एक द्वीप समुद्र में जाए। पहला कहाँ पड़ेगा, जम्बू द्वीप में, दूसरा लवण समुद्र में, तीसरा तात्की खंड में, चौथा हाँ आपके कहाँ तक जाएंगे, कितने द्वीप समुद्र तक जाएंगे, जितने ये सरसों की संख्या है ये 46 अंक प्रमाण उतने द्वीप समुद्र जाएंगे अपन डालते हुए। तो इसका अंतिम सरसों जिस द्वीप या समुद्र में गिरेगा वो भी पूरा नहीं है सरसों, एक सरसों 4/11 है, तो उतना वो द्वीप और समुद्र का भी उतना कम करना पड़ेगा। हाँ तो वो डाल के आगे के इसमें थोड़ा डाला जाएगा वो। तो क्या करेंगे फिर, तम मज्जिम सिद्धते सला कुंड में डाल दिया, फिर बुद्धि से या देव और हाथ से लेकर के द्वीप और समुद्र में देने पर एक के परिसम पद एक एक डालना, एक ही द्वीप में एक ही डालना है, समुद्र में एक डालना। इस प्रकार ये पूरे सरसों की जितनी संख्या है उतना वह द्वीप और समुद्र आएगा। 40 अंक प्रमाण जितनी संख्या है उतने द्वीप समुद्र अपन बीतेंगे तब वो अंतिम सरसों उस अंतिम द्वीप में गिरेगा। तो वहाँ पर जहाँ पर वो पूरी सरसों खत्म हुई, जिस द्वीप या जिस समुद्र में वो सरसों खत्म हुई उतना बड़ा दूसरा अनवस्था कुंड करेंगे। कहाँ से लेकर पूरा उतने व्यास वाला, यहाँ से उसका जितना आएगा ना व्यास पूरा खड्डा, ये जम्बू द्वीप है, फिर ये लवण समुद्र, फिर ये धात्की खंड, ऐसा कितने वा आएगा वो, इतने जो सरसों का प्रमाण है उतने वा द्वीप समुद्र आएगा, उतने वा। तो उसका इतना बड़ा है समझो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा गड्ढा करना। यहाँ से इधर इस छोर से इस छोर तक पूरा उतना दूसरा अनवस्था कुंड बड़ा करना। मतलब वो कितना बड़ा करेंगे वो देखो, इतनी बार 2 का 2 गुना करते जाओ तब उसका वो व्यास, कौन सा व्यास आएगा, उसका वलय व्यास आएगा, वो दूसरे गड्ढे का वलय व्यास आएगा कितना, इतनी बार 2 का अंक रखकर परस्पर गुना करो। अपन 16 बार 2 का अंक रखते तो पन्नटी आती है, 32 बार रखेंगे तो बादल आएगा, 64 बार रखेंगे तो एक कट्टी आएगी। अब ये कितनी बार रखना है, इतनी बार 2 का अंक रखेंगे और परस्पर गुना करेंगे तो वो जो संख्या आएगी वो अपने विषय भी नहीं होगी छद्मस्तक की, इतनी बड़ी संख्या आएगी वो। मतलब हो सकती है, ये तो विषय हो सकती है ऐसे, क्योंकि इतनी बार 2 का गुना करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। तो उतना बड़ा गड्ढा करके फिर उसको क्या करना, सरसों से पूरा सिगाऊ भरना। दूसरा अनवस्था कुंड है, मतलब बुद्धि से विचार करो, खाली अपने को एक इमेज करना है, मतलब कल्पना की कितनी बड़ी संख्या है, ये कर नहीं सकते लेकिन उसकी विशालता समझ में आती है, उसकी महानता समझ में आती है संख्या की। अब दूसरा अनवस्था कुंड करेंगे, उसको पूरा सरसों से भरेंगे, इतना बड़ा खड्डा होगा वो। मतलब मैंने क्या बताया, इसका इतनी बार 2 का अंक रख करके परस्पर गुणा करेंगे इतनी बार, तो जो आएगा उसका वलय व्यास आएगा और उसकी बाह्य सूची निकालनी पड़ेगी, इस छोर से इस छोर तक निकालने पड़ेगा, इतना आया खाली 2 से गुना करेंगे तब। अब यहाँ से यहाँ लेने के लिए उसका और सूत्र है, हाँ उसको व्यास को कितने से गुना करेंगे फिर उसमें कितने घटाएंगे, हाँ उसका आगे आएगा सूत्र, तो वो बाह्य सूची आएगी। और उतना बड़ा गड्ढा करके उसको सरसों से भरेंगे, तब दूसरी एक सरसों इस सरसों को छोड़ करके, क्योंकि इसमें से सरसों डालते तो वो 1-2 गुना कम हो जाता है, क्योंकि एक द्वीप समुद्र कम हो जाएगा ना, इसलिए इसकी नहीं लेना। ऐसा आचरण से दूसरी सरसों लेकर के शलाका कुंड में डालना।
वो दूसरा अनवस्था, 2 बार अनवस्था कुंड हो गया। ऐसे अनवस्था कुंड बहुत बार होने वाला है। जितनी इसकी संख्या है ना उतनी बार होगा अनवस्था कुंड, तब शलाका कुंड भरेगा। एक शलाका कुंड भरना है पूरा। वो शलाका कुंड कैसे भरेगा? ये जितनी सरसों की संख्या है उतनी बार अनवस्था कुंड होगा। ये दूसरी बार हुआ ना, ऐसे तीसरी बार, चौथी बार, कितनी बार होगा अनवस्था कुंड? क्योंकि दूसरे कुंड में भी उतने सरसों आएंगे ना। दूसरा शलाका कुंड भी इतना ही बड़ा है, पहला अनवस्था कुंड जितना है उतना ही है। तो वो भरने के लिए इतने सरसों डालने पड़ेंगे उसमें, तो इतनी बार अनवस्था कुंड करना पड़ेगा। तो कहाँ तो भी द्वीप समुद्रा भी खत्म नहीं होंगे सब करने के बाद भी। द्वीप समुद्रा भी बहुत है, क्योंकि वो असंख्या की संख्या है उसमें द्वीप समुद्रों की। उसको आगे देखते हैं अपन कर। यार इतनी सरसों कहाँ से लाएंगे बोलेंगे। कोई बोलेगा फिर वो बारिश आएगी तो सब बच जाएगा। हाँ, हाँ। जानिए, अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव को जानिए। अभी इस इतने बड़े गणित को कौन जान रहा था? मैं ही जान रहा था। उस गणित को जानते हुए मैं ज्ञानमय ही था, न्यायक ही था। भले गणित समझ में नहीं आया तो भी इतना समझ में आया कि मुझे समझा नहीं है। तो जिसको ये समझ में आ गया वही मैं हूँ, जो समझ रहा है, जान रहा है। यह मैं सदा ही न्यायक हूँ। इस गणित को तो क्या, पूरे विश्व को जानने की शक्ति मेरे ज्ञान में है। ऐसा मैं सर्वज्ञत्व शक्ति से संपन्न जीव हूँ। अपनी शक्ति को तो पहचानिए। मुझे यह नहीं आएगा ऐसा भाव करके दुखी मत होना। ये तो क्षौक्षमिक ज्ञान है, विनाशिक है। मैं तो सर्वज्ञत्व शक्ति से संपन्न जीव हूँ, जानिए। 3 लोक 3 काल को एक समय में जानने की शक्ति इस मुझ ध्रुव स्वभाव में है। अपनी उस सर्वज्ञत्व शक्ति को पहचानिए और अपनी निज की महिमा लाइए। निज की मतलब अपने ध्रुव शुद्ध चैतन्यमय आत्मा की। जो इसकी महिमा जानता है उसको संपूर्ण जगत तुच्छ लगने लगता है। ये कुछ भी नहीं, मैं तो परिपूर्ण एक न्यायक तत्व हूँ। मुझे बाहर से कुछ लाना नहीं है, कुछ देना नहीं है। मुझ में ही सब कुछ है। सर्वज्ञपणा भीतर से ही प्रकट होता है, बाहर से नहीं। शास्त्र पढ़कर श्रुत केवली नहीं होते हैं, अपने आत्मा को जान करके ही श्रुत केवली और केवली होते हैं। तो जानिए, अपने ध्रुव स्वभाव को जानिए। ध्रुव शुद्ध चिदानंद स्वरूप। शब्द नहीं, वस्तु को जानिए। ऐसी वस्तु है भीतर, इसी पर्याय में छिपी हुई है। उस वस्तु को खोजिए, अंदर देखिए। है जो जान रहा है, ज्ञानमय चैतन्यमय, ऐसी यह वस्तु मैं हूँ। सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम्, ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम्, एकत्व स्वरूपोऽहम्,
न्यायकस्वरूपोऽहं शुद्धोऽहम् एकोऽहं ध्रुवोऽहम् ॐ शान्ति। विसर्जन। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुं नमो अरिहन्तानं नमो